बेटे बेटे आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफ़ा बुलाएंगे आपको अगली दफ़ा। We are touching the majority. Congress is getting majority. हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था। इट इज नो सरप्राइज। नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हुई मतगणना में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। हरियाणा ने अपना रिवाज कायम भी रखा है और नया रिवाज भी बनाया। हरियाणा बनने के बाद पहली बार किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। ये नया रिवाज है। और पुराना रिवाज ये है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है, हरियाणा की जनता प्रदेश की सत्ता भी उसी पार्टी को सौंपती है। लेकिन इन नतीजों से सबसे ज़्यादा झटका चुनाव की भविष्यवाणी करने वाले पत्रकारों और सर्वे एजेंसियों को लगा है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली और हरियाणा में कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलने का दावा किया था। लेकिन नतीजे आए तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को आरामदायक बहुमत मिल गया और हरियाणा में सर्वे से बिल्कुल उलट नतीजे आए। हरियाणा में शुरुआती रुझान में कांग्रेस की आंधी दिखी थी, लेकिन एक घंटे बाद तस्वीर बदली और बीजेपी ने बढ़त बनाई, जो आखिर तक कायम रही। कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर लगभग बराबर है, लेकिन बीजेपी ने नॉन जाट बेल्ट में एक तरफा अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस केवल हुड्डा के गढ़ और जाट बेल्ट में ही सिमट कर रह गई। इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान जेजेपी को हुआ, जबकि पिछली बार एक सीट जीतने वाली इनेलो के टिकट पर चौटाला परिवार के 2 नए मेंबर विधायक बन गए हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव हार गए हैं। इन नतीजों में कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या संदेश छिपा हुआ है, इसका अगले महीनों में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर क्या असर होगा, देश की राजनीति पर क्या असर होगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इन चुनाव नतीजों और इससे निकले सबक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का एक पैनल भी होगा। तो ये हरियाणा के तमाम दिग्गज, जिनको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव जीती हैं। जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं। गढ़ी सापला किलोई से भारी मतों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वो चुनाव जीते हैं। ऐलनाबाद से अभय चौटाला चुनाव हार गए हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी। और दुष्यंत चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनाव हार गए हैं। श्रुति चौधरी तो शाम से चुनाव जीत गई हैं। किरण चौधरी की बेटी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं किरण चौधरी। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, वो भी चुनाव जीते हैं। दिग्विजय चौटाला चुनाव हार गए हैं और गोपाल कांडा भी चुनाव हार गए। ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर थे, वो चुनाव हारे हैं। और कंवरपाल गुर्जर वो भी चुनाव हार गए हैं। रणजीत चौटाला बीजेपी सरकार के साथ मंत्री थे, उनको निष्कासित किया गया था, वो भी चुनाव हार गए हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। सुभाष सुधा ये भी चुनाव हार गए हैं। तो ये तमाम दिग्गज जिनके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि कौन जीता कौन हारा। कंवरपाल गुर्जर, रणजीत चौटाला पिछली सरकार में मंत्री थे। चुनाव से ठीक पहले उन्हें पार्टी से बाहर किया गया और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। तो बहुत ही तो हमारे साथ अमित तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी जुड़ गए हैं। और इसके अलावा प्रशांत सिंह कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी और अमित तिवारी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है सबसे पहले तो प्रशांत सिंह से ही सवाल ले लेना चाहिए। प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आलोक जी। प्रशांत जी, जीती बाजी आप लोग हार गए, कहाँ चूक हो गई आप लोगों से? पहले तो लोकतंत्र के स्तर पे सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपना मतदान से लोकतंत्र को जीवित रखा। आते हैं हरियाणा के ऊपर, तो हो सकता है हमसे कुछ चुनावी रणनीति में या नामांकन में या प्रक्रिया में कुछ गलतियां रही हों, जिसकी वजह से ये नतीजा देखने को मिला। वरना चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार का व्यापक जन समर्थन मिला था, और मैं तो हरियाणा में रहा भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में,
तो वो उसको शायद हम लोग से कहीं चूक हुई जिसको हम नहीं टैप कर पाए, और जिसकी वजह से थोड़ा सा कमी रह गई, बहुमत थोड़ा दूर रह गए, तो उसको आने वाले समय में सही किया जाएगा। 5 साल के लिए तो सत्ता से बाहर हो गए ना आप, 10 साल बाद आपके पास मौका आया था, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं। आने वाले समय में आप सही भी कर लेंगे तो क्या है, हरियाणा की राजनीति से तो आप बाहर हो गए ना। चलिए ठीक है। नहीं लोग भी ऐसा है, अभी 3 महीना पहले ही, 7-5 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हम 5 लोकसभा सांसद है हमारे हरियाणा से, और हम 35 सीट पाए हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं तो लगातार देख रहा था, तो लगभग 9 सीटों पे चुनाव का अंतर जो है वो 1000 मतों से कम है। बल्कि आपको उचाना कला का उदाहरण दे दूं, वहां तो 39 वोटों से जो है वो भाजपा प्रत्याशी जीते। ऐसे ही 610 वोट से अमित सिहाग हमारा चुनाव हार गए हैं। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जो लगभग 1000 के मार्जिन से नीचे हैं। तो अगर आप 50 में 8 सीटें भी कम कर देंगे तो 42 पे आ जाते हैं, हम 43 पे आ जाते हैं। तो एकदम कांटे का चुनाव था, बाइपोलर चुनाव था, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ वैसे ही। और वहां पे मार्जिन कम होते हैं, छोटी विधानसभा होती है, बहुत सारे और सोशल फैक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम ये चुनाव हारे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो चुनाव जीतना हारना एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, लेकिन हम मजबूत विपक्ष बन के अपनी बात को रखेंगे। ठीक है प्रशांत जी। अमित भाई, जो जीता वही सिकंदर। अब प्रशांत जी की बात कहाँ तक दामे कि 500 से हारे तो 1000 से हारे तो 300 से हारे तो 39 वोटों से हारे, जो जीता वही सिकंदर, जिसके पास सत्ता, जिसके पास नंबर है वही सत्ता का हकदार है। बीजेपी के पाले में है वो सेहरा के जो दिया गया है उनके, अगर आप देखेंगे तो आलोक जी इस पूरी चुनाव की प्रोसेस को अगर आप समझना चाहेंगे, जिस तरह सारी पार्टियां, सारी बड़ी पार्टी, चाहे बसपा की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम एलडी की बात करें, चाहे हम जेजेपी की बात करें, चाहे जितनी भी पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही थी, अगर जिस पंकज जी जिस चीज की बात कर रहे थे कि 500 1000 वोटों, 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें 500 से 1000 या 200 या 300 नंबर से चुनाव हार जीत का तय हो रहा है। तो आप इस चीज को समझिए, बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो गई। सुबह की मैं बात बताऊं आपको, 8 बजे से लेकर लगातार 11 बजे, 9:30 बजे, 1.5 घंटे से 2 घंटे तक कोई बीजेपी का प्रवक्ता किसी भी न्यूज चैनल पे अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही 10 बजता है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लाइव होती हैं सीटों का घटनाक्रम, वैसे ही देखिए आप, गौरव भाटिया जी सबसे पहले बाहर निकल के आते हैं, शहनवाज पुणेवाला बाहर निकल के आते हैं और अपने अपने वक्तव्य देना स्टार्ट कर देते हैं। जहां 10 बजे तक जलेबियां बट रही थी वहां फिर लड्डू बटने लगे। तो इस चीज को आप समझिए कि ये जो एक्स फैक्टर है इस पूरे चुनाव को, घटनाक्रम को, ये जो घटनाक्रम बदला 10 बजे के बाद, इन आंकड़ों में जो तब्दीलियां आई, जो परिणाम अब आ रहे हैं सामने, ये जनता के साथ साथ जो बड़े बड़े गणितज्ञ थे वो भी फेल हुए। जो एग्जिट पोल बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि कांग्रेस की सुनामी आएगी, वो भी फेल हुए हैं। तो यहाँ पे हालात जो हुए वो आपका पंजाब वाला अगर आप कुछ देखें कमोबेश, तो वही सारी चीजें आपको मिलती हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जिस तरह भाजपा की सुनामी आई थी, उसी तरह की सुनामी जो है भाजपा की हरियाणा में आई। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मजेदार बात यह है कि कांटे की टक्कर है कुछ सीटों में, लेकिन वहां पे लीड जो है वो भाजपा के ही कैंडिडेट कर रहे हैं और भाजपा के कैंडिडेट ही जीत रहे हैं। अब आप समझिए, आम आदमी पार्टी का खाता जो है वो हरियाणा में तो नहीं खुला, लेकिन डोडा में एक सीट जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने जीत ली। अब आप समझिए, मेहराज मलिक जी ने वो जीत दर्ज करी और अरविंद केजरीवाल ने एक्सपेक्ट ट्वीट किया, लेकिन हरियाणा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का कोई ट्वीट नहीं है। अब बात करते हैं जसपा के चुनाव की। जिस दिन मतगणना हो रही थी तो उस दिन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर ये 14% जो वोट है जो 2019 में जसपा को मिला है, ये किसके पक्ष में जाएगा। तो जैसा हम लोगों ने आकलन किया था कि ये जो वोट परसेंटेज है 14%, ये कहीं ना कहीं या तो भाजपा को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा एक तरफा। तो ये गया तो 12 से 13% जो है कांग्रेस के पाले में ही है, क्योंकि 40.5% का भी वोट जो है परसेंटेज के साथ कांग्रेस अभी भी लीड कर रही है। 39 1 घंटे पहले का जो मैं ये परसेंटेज आपके सामने रख रहा हूँ, 1 घंटे पहले का परसेंटेज है 39 कुछ प्रतिशत जो है ये भाजपा का वोट परसेंटेज है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी है या कांग्रेस को वोट नहीं मिला है। बस ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है या एक्स फैक्टर कह लीजिए या वो साइलेंट वोटर कह लीजिए,
जो कहीं ना कहीं हमारे मीडिया के कैमरों से दूर रहा, या जो साइलेंट वोटर ग्रामीण जो आंचल का था, ग्रामीण अंचल में जो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की एक तरफा जीत रहेगी और शहरी क्षेत्र में भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव होता है वोटरों का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो अंचल से जो खबर आई वो आपको रिजल्ट में तब्दील हो चुका है। तो जाहिर सी बात है वो भाजपा का जो है जो कोर वोटर है वो तो भाजपा के साथ रहा ही रहा। जो कोर वोटर जो जसपा या लोकल अन्य दलों के साथ जाना गया था पिछले 2019 के चुनाव में, वो सीधे सीधे उसने भाजपा को वोट किया है। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत अच्छी बात अमित जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है उसमें कोई गिरावट नहीं आई, वो लगभग बीजेपी के बराबर है, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की कमी रही, और जो ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को रहा कि हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे और इन दलों से बातचीत नहीं करेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक साबित हुआ। प्रशांत नहीं, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था अमित जी को, और बहुत ही जानकारियां उन्होंने दी, बहुत ही सटीक जानकारी दी। और मैंने आपको बताया मैं हरियाणा में रहा और क्षेत्रों में रहा, मैं कई विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी थी मेरे पास। मैं आपको बता दूं बहुत ही बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कि जो एक बहुत ही छुपा हुआ फैक्टर है जो सबके सामने नहीं आता है, वो है धनबल और वहाँ के जो ग्रामीण अंचलों में जाट वर्सेस नॉन जाट का जो एक समीकरण चलता है वो। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से लगातार ये बात करने का प्रयास कर रही थी अपने हर अपॉइंटमेंट में, अपने प्रदेश अध्यक्ष के अपॉइंटमेंट में, स्पीकर के अपॉइंटमेंट में। फिर खट्टर जी को जो एक बनिया कम्युनिटी से आते हैं उनको 9.5 साल तक दिया। फिर जब उनके प्रति जनता में जनाक्रोश बढ़ गया तो उनको हटा करके नायब सिंह सैनी साहब को ले आए, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और जाट वर्सेस नॉन जाट का एक इक्वेशन बनाने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। वैसे भारतीय जनता पार्टी को जीटी रोड की पार्टी कहा जाता है, जो कि शहरों की पार्टी मानी जाती है 2014 से पहले तक। तो शहरों में अधिकतर पॉपुलेशन सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर और अपर कास्ट क्लासेस की रहती है। तो उनके साथ अगर आप ये इक्वेशन जोड़ देंगे और साथ में धनबल भी जोड़ देंगे, जब एक उदाहरण आपको छोटा सा दे रहा हूँ, मैं एक ग्रामीण अंचल में गया बल्लभगढ़ में, तो वहाँ बल्लभगढ़ में प्रचार के दौरान ये पता चला कि जो लोग हरियाणा के युवा बाहर हैं, जो कि डंकी के जरिए बाहर गए हैं या जो कि बम्बई, पूना और देश के विभिन्न हिस्सों में है, उनका वोट वहाँ के पोलिंग स्टेशनों पे था और वो लोग नहीं आ पा रहे थे। तो उनके परिवारों को पैसा पहुंचाया गया है कि आप जो है इनको ये पैसे ले लीजिए और इनको मना करिए कि वोट आकर के ना डालें। ये हमारे सामने आई बात, तो इसको हमने अपने चैनल के माध्यम से जो है अपने जो लोग सीनियर थे उनके पास रखा और उसके बाद चुनाव आयोग से भी उठाया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें मिल के जो है वो आती हैं। और वही मैंने अपनी बात की शुरुआत वहीं से की थी कि हम 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े 10 सीटों पे और हम 5 सीट हम जीते, 5 सीट भाजपा जीती और हमारा मत प्रतिशत और उनका मत प्रतिशत 1% का फर्क था लोकसभा चुनाव में। अभी भी जो मत प्रतिशत की बात करें, एकदम सटीक बात की तिवारी जी ने, अगर मैं उनका नाम सही से सुन पाया तो वो एकदम सही है। 39.7% भाजपा को मिला है और करीब 40.2% कांग्रेस को मिला है। और अगर आप निर्दलीयों की और INLD और JJP की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग 80 सीटों पे जमानत जब्त हो गई है। यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला की उचाना कला में स्वयं जमानत जब्त हो गई, 6ठे स्थान पे है वो, जो अभी तक पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। तो ये तो जनतंत्र है, लोकतंत्र में जनता कभी भी किसी का भी न्याय कर सकती है। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत कम मार्जिन से 15 सीटें 20 सीटें ऊपर नीचे होना छोटे प्रदेशों में, छोटी विधानसभाओं में, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए उत्तराखंड, 72 सीटें, उदाहरण के तौर पे आने वाले समय में झारखंड, छोटा राज्य है, सिमिलरली छत्तीसगढ़। तो वहाँ की जो परिसीमन होता है, वहाँ का जो क्षेत्रफल होता है, वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो कम होती है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ जाता है चुनाव की प्रक्रिया में। ठीक है प्रशांत भाई। अमित जी, अभी आपने ही इस बात को आगे बढ़ाया, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस संबंध में बातचीत करने के लिए। और प्रशांत जी ने भी अभी और क्लियर कर दिया कि 40.03%, जो 3 बजे तक का फिगर था ना इसी का, उसके मुताबिक 40.03% वोट शेयर कांग्रेस का रहा। बीजेपी का वोट शेयर 39.79% 3 बजे तक, हो सकता है अभी बढ़ भी जाए, लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल बराबर नेक टू नेक वोट शेयर में फाइट हो रही है। लेकिन
सीटों में तब्दील नहीं कर पाई। अब उसकी वजह जहां तक मुझे लगता है कि 1.5% से ज्यादा, लगभग 1.65% जो वोट शेयर आम आदमी पार्टी के खाते में गया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक बन गया। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी बार बार इसीलिए कह रहे थे कि वहां पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए, लेकिन निचले राज्य के नेताओं के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से गठबंधन नहीं हुआ, और जिसकी वजह से कांग्रेस को जीती हुई सत्ता गंवानी पड़ी। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का जो हम लोग पहले दिन से बोल रहे थे कि ये जो वोट परसेंटेज होगा, चाहे वो 1% लेके जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उसका वोट परसेंटेज बढ़ा था। वहीं 2019 के चुनाव की बात करें तो वहां पे वोट परसेंटेज करीब 0.35 या 0.55 ऐसे कुछ परसेंटेज था। लेकिन अगर 1.75 अगर आम आदमी की पार्टी के पास गया है तो जाहिर सी बात है वो एंटी बीजेपी वोट ही गया है। जो कांग्रेस को भी नहीं देना चाहता तो वो भी वोट शायद अगर वो परसेंटेज मानेंगे तो 0.5 होगा। लेकिन अगर 1% वोट भी अगर आम आदमी पार्टी ले जाती है तो जाहिर सी बात है ये सभी बड़े पंडित जितने भी थे सभी एक बात एक सुर में कह रहे थे कि आखिर वो वोट आम आदमी पार्टी किसका काटेगी। तो आम आदमी पार्टी जो वोट काटेगी वो कांग्रेस का ही काटेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस बात को शायद जो हरियाणा के जो बड़े नेता थे, चाहे हुड्डा की बात करें हम, चाहे हम रणदीप सुरजेवाला की बात करें, चाहे उनके प्रभारियों की बात करें, वो कहीं न कहीं इस बात को समझने में बहुत देरी की उन्होंने। और राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम जैसे हमने इंडिया गठबंधन को हमने दिल्ली में निभाया, उसी तरह हम जो है हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। जैसे समाजवादी पार्टी ने एक सीट की जो लड़ाई, जो जुलाना वाली सीट की हम बात कर रहे थे, उस सीट पे जब पहले दावेदारी ठोकी, फिर उसके बाद जब उन्होंने अपने कैंडिडेट का सर्वे कराया तो उनको पता चला कि वो उस सर्वे में हार रहा है, तो उन्होंने उस बात को सीधे तौर पे मान लिया और सीधे उन्होंने कांग्रेस को कहा कि हम यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपके साथ सहयोगी दल के रूप में हैं, इंडिया ब्लॉक में हैं और हम आपका चुनाव में समर्थन करेंगे। दूसरी बात, जब आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी, राघव चड्ढा लगातार, संजय सिंह लगातार बातचीत का दौर जारी रखे हुए थे, उसी दौर जो है बहुत सारे कांग्रेसी बड़े नेताओं ने कहा कि हमें आदमी पार्टी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। चाहे हम बात करें पवन खेड़ा की बात करें, उन्होंने भी इसी तरह के बयानबाजी करी, चाहे हम केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है वहां से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जाहिर अगर दिलचस्पी दिखाई होती तो शायद जो रिजल्ट है ये आज 50 से 55 सीटें, जो एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि 50 से 55 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, वो मिलती। इसमें एक एक्स फैक्टर और है, जिस तरह डॉक्टर शैलजा ने लगातार बयानबाजी करी, अगर आप जिस दिन मतदान था उसके एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हाईकमान हमें जो है या आला कमान हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता, सीएम बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने दावे पेश किए। आज उन्होंने एक बयान दिया, जब उन्होंने हार की तरफ कांग्रेस बढ़ रही थी तो उन्होंने एक बयान दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया, मेरा मान सम्मान नहीं रखा गया। तो इस तरह से जो मैंने ये बात पहले भी कही है कि लोगों के हाथ मिले लेकिन दिल नहीं मिले। मनभेद और मतभेद जो है वो कहीं दूर दूर तक एक जैसे होते नहीं दिखे। मंचों में भले आपने हाथ मिला दिए हों लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो एक दिल नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब एक दलित समाज की बेटी का लगातार अपमान होता गया तो कहीं ना कहीं समाज भी उससे दुखी होता है। और जो दलित समाज था कहीं ना कहीं एक तरफा वोट जो है भाजपा की तरफ, और चाहे कुछ ना कुछ उसमें मायावती जी का भी हाथ रहा है, मायावती जी के रैलियां भी हुई हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल वोट जो है मायावती जी की तरफ भी गया है। बिल्कुल, उसकी वजह से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अनिल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनिल गुप्ता जी, अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको और आपको नमस्कार। अनिल जी, एग्जिट पोल फेल, पॉलिटिकल पंडितों के दावे फेल और बीजेपी सच साबित हुई। इतिहास रच दिया आपने हरियाणा में। जी धन्यवाद, और धन्यवाद हरियाणा की जनता को। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना ये आसान नहीं होता और ये सब मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व की वजह से, जिस तरीके से लोकसभा में तीसरी बार हम लोग विजयी हुए,
उसी को कंटिन्यू करते हुए हरियाणा की जनता ने ना सिर्फ मेजोरिटी दी बल्कि थम्पिंग मेजोरिटी 50 के करीब सीटें जो अभी तक ताजा आंकड़ा है हम लोग जीत रहे हैं। और देखिए पिछली बार से बढ़ोतरी होना, यानी जो मोदी जी के नेतृत्व में, जो सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में काम हुए, उन सब पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है और हम लोग जनता को नतमस्तक होकर धन्यवाद करते हैं। और देखिए ये जीत हरियाणा के लोगों की है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की है, हमारे जितने भी लीडर लगे उसकी हैं। अब आप कितने भी एनालिसिस कर लें कि 1% 2% का रहा, पर मुझे लगता है जब तक फाइनल रिजल्ट आएंगे शायद वोट परसेंटेज में भी हम लोग लीड करेंगे, करीब 40% के करीब जो अभी तक मैंने देखा है बीजेपी को रहेगा। हाँ, ये अभी आप लोग बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी का, मुझे तो लगता है कि उनके तो अस्तित्व को ही हरियाणा की जनता ने नकार दिया है, क्योंकि केजरीवाल साहब जिस तरीके से डबल करेक्टर में काम करते हैं, वो दिल्ली का बेटा होने की बात करते हैं और हरियाणा के लाल होने की बात करते हैं, तो हरियाणा के लोगों ने तो ठुकरा दिया। पूरे चुनाव में 1.5-2 लाख वोट लेना ये तो कोई मायने ही नहीं रखता। और मुझे लगता है अब आने वाले समय में दिल्ली की जनता भी उनको नकारने वाली है। और मैं हरियाणा की जनता को बधाई भी देता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे बुलाया। जी ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ रहिएगा भी। जी प्रशांत जी, बहुत सारी सीटें आप भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम देखा जा रहा है। हालांकि अभी सीटों के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन जहां पर भी हार जीत का मार्जिन देखने को मिला है बहुत कम देखने को मिला है, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी से आपका एक गठबंधन होता तो मुझे लगता है कि तस्वीर कुछ और होती। जी आलोक जी, ये तो संभावनाओं का जो है उसमें चला जाता है ये विषय, क्योंकि जो चीज हो नहीं सकी उससे फिर आप सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। अरे आपके सुप्रीम नेता, सुप्रीमो मतलब राहुल गांधी जी की इच्छा थी लेकिन नहीं हुआ गठबंधन। जी देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश नेतृत्व के बीच में क्या आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ और एक फैसला हुआ और उससे आगे बढ़े। तो अब वो तो फीडबैक का है कि जो वापस फीडबैक आएगा हमें विधानसभा क्षेत्रों से, प्रत्याशियों से, ठीक है प्रशांत जी, उसके बेसिस पे हम आगे अपना वर्कआउट करेंगे। ठीक है अमित जी, ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा राहुल गांधी ने आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसकी वजह से बीजेपी अपने बूते 272 भी नहीं पा सकी। 37 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पाई और 6 सीटें कांग्रेस ने पाई। और ये इनिशिएटिव लिया था राहुल गांधी ने, आगे बढ़कर गठबंधन किया था। अगर इन चुनाव में भी इंडिया गठबंधन अपना वजूद कायम रखता तो मुझे लगता है कि तस्वीरें कुछ बदली नजर आती। मैं इस बात को आलोक जी कनेक्ट करना चाहूंगा। आपको याद होगा इसी तरह का अति उत्साह या घमंड कह लीजिए, मध्य प्रदेश की बात आप करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में एक वहां भी कमलनाथ जी ने यही किया था। उन्होंने यही बात बोली थी कि कौन अखिलेश मैं नहीं जानता, और एक सीट का इंतजार वो कर रहे थे। जिस तरह वो बेचारे रात भर इंतजार किए एक सीट का, उसके बाद सुबह उनको एक सीट भी नहीं मिली। और जिस तरह एक तरफा जीत हुई मध्य प्रदेश में, मैं नहीं कहता हूं कि अखिलेश यादव की वजह से वो मध्य प्रदेश हार गए या जीत गए, भाजपा जीत गई या कांग्रेस हार गई, लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए कि वो एक सीट भी मायने रखती है। जब गठबंधन में कोई अलायंस आपसे ये उम्मीद करता है कि मुझे एक सीट या क्या 10 सीटें नहीं मिल सकती। क्या आम आदमी पार्टी 20 सीटों के लिए मांग कर रही थी? क्या बहुत बड़ी मांग थी वो? इतनी बड़ी मांग तो नहीं थी कि हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां 90 सीटें हैं, अगर वो 20 सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे और आपके साथ उन्होंने दिल्ली में गठबंधन धर्म निभाया और आपको उन्होंने तरजीह दी। अगर चाहते तो आपसे गठबंधन धर्म नहीं निभाते वो इंडिया ब्लॉक का, वो खुद अपने दम पे भी लड़ सकते थे। अभी विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है दिल्ली के अंदर। अमित जी, 5 से 7 सीटों पे मामला बन रहा था, 5 से 7 सीटों पे मामला बन रहा था, लेकिन लोकल नेतृत्व ने कहा कि हम क्यों 5 से 7 सीटें दें आम आदमी पार्टी को, हम तो वैसे ही सरकार बना रहे हैं।
नहीं, जहां तक मैं आलोक जी बात करता हूं, मैं अपनी जो मेरे रिसोर्स थे वहां पे राघव चड्ढा और संजय सिंह की जो बात चल रही थी, 20 सीटों पे बात चल रही थी। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए थे तो उसके बाद उन्होंने उस रिजिडनेस को फिर अपने मान सम्मान की बात को समझा। अगर उन्होंने ये कहा कि अगर हम 20 सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर हम एक तरफा 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और ये बात वहीं पे आके अटक गई थी। 5-7 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी कभी भी गठबंधन करती ही नहीं, और वो नहीं किया उन्होंने जी। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। लेकिन जो आप राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां थी। लास्ट मूवमेंट पे अगर आपने देखा होगा तो गठबंधन हुआ था, मई आते आते भी गठबंधन हुआ था, और उसमें भी 17 सीटें ली कांग्रेस ने, वहां पे संतोष किया, और उसमें से उनकी जो है 7 सीटें उनके पास आई। और आप ये समझिए उसी के दम पे, समाजवादी पार्टी के दम पे आज आप जो टोटल 37 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के पास, और जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर रहे थे, और उनका वो कामयाब एक फैक्टर जो चुनाव एक्स फैक्टर हम मानते हैं कि यूपी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह पीडीए को उन्होंने अपने प्रायोरिटी पे रखा, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो, हर मुद्दे पे समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही बात को रख रही थी और जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही। अभी बाई इलेक्शन है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आप देखिएगा कि उसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पॉजिटिव रूप में बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा पॉजिटिव रूप में। और जाहिर सी बात है कि जब गठबंधन लड़ता है तो ताकतें मिलकर जब लड़ती है तो उसका असर कुछ और होता है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। टिकट आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ, हमें पिछली दफ़ा बुलाएंगे आपको अगली दफ़ा। We are touching the majority. Congress is getting majority. हाँ तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज नो सरप्राइज। टिकट आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ, हमें पिछली दफ़ा बुलाएंगे आपको अगली दफ़ा। We are touching the majority. Congress is getting majority. हाँ तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज नो। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर चुनाव पर, हरियाणा चुनाव पर। हरियाणा में एग्जिट पोल के ठीक विपरीत, ठीक उलट जो रिजल्ट देखने को मिले उस पर भी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी एग्जिट पोल के अपोजिट वहाँ पर भी जो दृश्य देखने को मिला उस पर भी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी है जो हमारे तमाम सारे सवालों का जवाब दे रहा है। और हमारे साथ फिलहाल अभी अमित तिवारी जी ही है। अमित तिवारी जी, जेके की भी बात कर लेते हैं। अमित जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही ना? जी बिल्कुल आ रही, जी बिल्कुल आ रही है। जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी एग्जिट पोल जो बता रहे थे उसके ठीक विपरीत वहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर कांग्रेस और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करती दिख रही है। गठबंधन, देखिए आलोक जी, जिस तरह से सभी लोग जो है जम्मू संभाग से उम्मीद कर रहे थे कि 30 से 35 सीटें जो है जम्मू संभाग से भाजपा ले आएगी, लेकिन अगर आप देखें तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए। जाहिर सी बात है कि 35 साल से कश्मीरी पंडित जिस तरह चला जा रहा था, इस बार बहुत सारे वोटर्स ने वोट नहीं दिया, या तो दिया है या तो उन्होंने नोटा का इस्तेमाल किया है। और जिस तरह से जम्मू संभाग में कांग्रेस का उदय हुआ है तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा संदेश है भाजपा के लिए। और घाटी में आपको पता है कि वहां पे उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, जो कैंडिडेट थे वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो जाहिर सी बात है उनको पूरी तरीके से निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ देख रही थी। लेकिन आप अगर निर्दलीय उम्मीदवारों को भी देखें तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। पीडीपी की बात करें तो पीडीपी अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें 2 से 3 सीटें दिखाई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है टोटल से टोटल अगर आप देखेंगे तो एनसी प्लस कांग्रेस को एक जो वैली की जनता ने जिस तरह से उनको मैंडेट दिया है, चाहे जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग में भी बहुत अच्छा मैंडेट का जो है कांग्रेस को मिला है। तो दोनों की अगर आप घटनाक्रम को देखेंगे तो 370 जो था बीजेपी का वो वहां पे नहीं, चाहे लोकल मुद्दे हावी रहे,
चाहे हम बात करें जम्मू संभाग में जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं हाल फिलहाल में बढ़ी थी, आपने देखा होगा, चाहे वैष्णो देवी की बात करें, सियासी की बात करें, वहां पे भी जिस तरह घटना हुई थी, जिस तरह तीर्थयात्रियों पे आतंकवादियों ने हमला किया था और 2 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। चाहे हम बात करें कि कठुआ में जिस तरह आतंकवादी घटनाएं बढ़ी थी, कहीं ना कहीं उनका जो है अगर प्रारूप देखें कि वैली से निकल के आतंकवादी जम्मू संभाग में हमला करना स्टार्ट कर चुके थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं भुगतान जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है और उसका ही नुकसान है जो अभी आपके सामने चुनाव के रिजल्ट के तौर पे दिखाई दे रहा है। अब जो 5 सीटों पे जो लड़ाई छिड़ी हुई है वहां पे, जो राज्यपाल के पास है वहां पे, और राज्यपाल तय करेंगे 5 नॉमिनेट करेंगे 5 सीटें, तो उसका भी फायदा भाजपा को होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो जम्मू कश्मीर तो पूरी तरीके से भाजपा के हाथ से निकल चुका है। हाँ, लेकिन आप ये भी तो अमित जी समझिए कि ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि भाजपा के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि एलजी को इतनी पावर दे दी गई। आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो तैयार किया गया है, उसमें धारा 55 के तहत एलजी को कानून व्यवस्था सौंप दी गई। एलजी को वहाँ जो ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र तबादला वो सौंप दिया गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस सरकार के पास कितनी ताकत रहेगी जब कानून व्यवस्था आपके पास है नहीं, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग आपके पास है नहीं। आलोक जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। देखिए, इसमें दोनों पार्टियों ने एक ही चीज की मांग करी है। भाजपा ने ये कहा कि जैसे चुनाव खत्म होंगे हम स्टेटहुड वापस कर देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वापस कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा, चाहे उसमें सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की बने, चाहे हम भाजपा की सरकार बनती, तब भी उनको स्टेटहुड वापस करना पड़ता। अब आप बात कर रहे हैं कि इस धारा 55 के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने ताकतें जो दी हैं राजभवन को, राज्यपाल को, वो जब इस पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो कानून व्यवस्था जो है वो भी राज्य सरकार के पास होगी, जो लोकल पुलिस होगी वो भी उनकी अधिकृत होगी, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो भी उनके अधिकृत होगा। राज्यपाल होगा, उनके पास अपनी ताकतें होंगी, बहुत जैसे हर राज्य में होती हैं। और पूरे चुनाव में हर जगह ये बात बीजेपी के नेता बोलते नजर आए हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करेंगे। तो ये पहली ऐसी जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा छीना था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जनता ने कभी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी मैंडेट किया है कि आपने अगर चुनाव कराना था, चुनाव से पहले आपने हमारा स्टेटहुड क्यों नहीं वापस किया। दूसरी सबसे बड़ी बात जनता की आप बात कर रहे थे, जनता जिस तरह से अपने बीच का एक नेता मुख्यमंत्री चुनती, वही हरियाणा वाली बात हो गई कि जब नायब सिंह सैनी साहब आ गए तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, हमारे बीच में हमारा मुख्यमंत्री आ गया है और हमारी बात को अब आगे रखेगा और हमारे मुद्दों पे काम करेगा। नायब सिंह सैनी साहब ने मात्र और मात्र 55 दिनों में जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए, चाहे कांग्रेस, क्षमा चाहेंगे, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम जो एमएसपी की बात करें, 24 फसलों में उन्होंने एमएसपी देने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने जो है किसानों के कर्जों को माफ किया, किसान फसल बीमा योजना पे जो लाभार्थी थे उनको फसल बीमा का लाभ दिया। वो जो मुद्दे थे वो भी एक फैक्टर है कि आज जो है हरियाणा में कांग्रेस जो है 36-38 सीटों पे फाइट कर रही है और बीजेपी 49 सीटों पे बैठी हुई है। ये भी मुद्दों को हम नकार नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इस चीज को भी समझिए कि यही चीज जो है, यही जो एक अपने आप की मुख्यमंत्री की बात, अपने जनप्रतिनिधि की बात, जम्मू कश्मीर में वैली में लोग अपने मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे और उसके लिए अपने बीच का आदमी वो देखना चाह रहे थे, क्योंकि राजभवन तक सारी बातें नहीं पहुंच पा रही थी। सारी बातें अधिकारियों के थ्रू जो है मनोज सिन्हा साहब तक नहीं पहुंच पा रही थी। बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरह जम्मू और वैली में हुई, वो जिस तरह लोगों के गेस्ट हाउसेस, छोटे छोटे जो रोजगार के दुकानें थी वो तोड़ी गई, उसका भी कहीं ना कहीं मैंडेट है, उसके खिलाफ भी मैंडेट भाजपा को मिला है। तो सिर्फ एक चीज का नहीं है कि जिस तरह बिजली के मीटर लगा दिए गए, बिजली के बिल, बढ़े हुए बिल उनके पास है, बिजली आप वहां से उत्पादित कर रहे हैं, उनको अभी तक फ्री बिजली का लाभ मिल रहा था। आप भाजपा कह रहे थे कि आपको फ्री बिजली हम देंगे, लेकिन वहां पे मीटर लगा दिए, उनके बिल आने लगे और अनाप शनाप बिल आने लगे और अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो ये सब मैंडेट सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है कि आपने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, राष्ट्रहित के मुद्दे पे 370 राष्ट्रहित का मुद्दा है, 35 से राष्ट्रहित का मुद्दा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको नकार दिया
बाकी जगह आप पूरे देश में आप घूम घूम के ये कह रहे थे कि 370 35 से हमने हटा दिया, उसके बिहाफ पे हमें जनता ने चुना है, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां की जनता ने आपको नकार दिया। ये भी एक देखने वाली बात है। ठीक है अमित जी, ठीक है। आलोक वत्स जी, शुभकामनाएं आपको हरियाणा के लिए। बीजेपी के लिए कहते हैं ना कि पूरे वर्ष चुनावी मोड में रहती है बीजेपी और हारी बाजी को भी जीतना आता है बीजेपी को, वो आप लोगों ने साबित करके दिखा दिया। कर्मों के बदौलत, कार्यों के बदौलत। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ये जो हमारी जीत हुई है हरियाणा में 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ते हुए, ये नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी कार्य और वहां पर 10 साल में हमारा सुशासन, घोटाले रहित सरकार, और जो परसेप्शन बिल था कि पहलवान, नौजवान और किसान हमसे नाराज है, उस मिथ को भी तोड़ दिया। कोई नाराज नहीं था। एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग थे जो स्पॉन्सर्ड थे किसी न किसी के द्वारा, वो सीमित होकर रह गए अपने अपने बिल में, और वहां की आवाम और जनता ने हमारे जन कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा, महिलाओं ने भरोसा करके हमें इस ऐतिहासिक जीत का परचम फहराने का मौका दिया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि। नायब सिंह सैनी नायाब साबित हुए आपके लिए? देखिए, नायब सिंह सैनी से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। उनकी जो नीतियां थी, जो जन कल्याणकारी, जो वहां की जनता को, आवाम को उसका लाभ पिछले 10 साल से मिल रहा था, वो सब ज्यादा महत्वपूर्ण था। कप्तान तो बदले गए, लेकिन नायब सिंह नैनी जो जीता वही सिकंदर, उनके नेतृत्व में जीत हुई है, वो भी बधाई के पात्र हैं। उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद इस ऐतिहासिक जीत को प्राप्त कराने के लिए। ठीक है डॉक्टर सुनील जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सुनील जी, हरियाणा 5वां राज्य ऐसा था जहां पर बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और इसका फायदा मिलता दिखा। हालांकि कर्नाटक में चूक हो गई थी, कर्नाटक में बोम्मई जी को लाए थे, बोम्मई जी चुनाव नहीं जिता पाए, लेकिन गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा के बाद हरियाणा में भी ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया और कामयाबी बीजेपी के पक्ष में। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत कहीं एक संवाददाता वो कर रहे थे, तो उसमें वो उनका कहना था कि बीजेपी के बारे में वो लगातार ये कह रहे थे कि हाँ, हरियाणा में कांग्रेस को जीत जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी गणित जानती है कि कैसे चुनाव जीतते हैं, वो इस खेल में माहिर है और इस नाते बीजेपी जीत ली। मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है, ये सबको पता है। 2014 से और आज हम 24 में हैं, बीजेपी को ये पता है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे कमेटी इतना तगड़ी रिपोर्ट रखता है कि उसको मालूम है कि कहाँ क्या बदलाव करके हमें लाभ मिल सकता है। आप देखिए कि हरियाणा का हम चुनाव जो ये था, इसमें साफ तौर पे कल आज सुबह 8 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। ऐसी स्थिति बनी थी चुनाव से पहले। कह रहे थे कि हम जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएंगे। जी, कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने कहा था कि हार होगी तो हाँ हम स्वीकार करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ और भी बाकी। हाँ, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हारते हैं तो हम उसको स्वीकार करेंगे। तो मैंने कहा कि सुबह मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैंने कहा कि देखिए 37 से कम सीट नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, और 36 साढ़े 36% जो वोट प्रतिशत है वो प्रतिशत नहीं गिरने वाला है। वो प्रतिशत इसलिए नहीं गिरने वाला है कि कांग्रेस ने अपने आप पर सेल्फ गोल मार लिया है। कांग्रेस के लिए वहाँ ग्राउंड था कि वह इस राज्य में कम से कम जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस अंतर कलह में वहाँ दो ऐसे बड़े नेता थे। कांग्रेस के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जो पुत्र मोह में पुत्र की सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रणदीप सुरजेवाला अपने पुत्र की सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बीच चुनाव में शैलजा को जो है किनारे कर दिया गया, कुमारी शैलजा को। तो इन तमाम जगह पर हरियाणा में एक शब्द का प्रयोग होता है मरोड़। क्षोभ था, मरोड़ तो उठ रहा था बीजेपी के खिलाफ। निश्चित तौर पर 10 साल तक कोई भी सरकार सत्ता में रहेगी तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ बातें तो निकल के आएंगी। वो निकल के आ रही थी, लेकिन उसको कांग्रेस कैश नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन इतना बेहतरीन रहा कि उसने अपना ना वोट प्रतिशत गिरने दिया, बल्कि आज आप देख रहे हैं कि उनका वोट प्रतिशत 38 से 40 के बीच में है। तो उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला। बिल्कुल। और कांग्रेस अपना नुकसान कर ली। कांग्रेस
के लोग आज सुबह से मैं देख रहा था और मतलब 3 दिनों से ये चल रहा था, ये मान करके बैठे हुए थे। वहाँ तो इस बात की लड़ाई सिर्फ चल रही थी कि मुख्यमंत्री ये हुड्डा बन रहे हैं कि शैलजा बन रही है। जब आप चुनाव 2 महीने पहले मान करके बैठ गए हैं कि जीत जाएंगे, निश्चित तौर पर 2 महीने पहले की अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे, आलोक जी आपको अच्छे से जानकारी होगी इस बात की, आप मुझसे बेहतर जान रहे हैं इन चीज़ों को, चुनाव प्रबंधन को, और ग्राउंड पर देख रहे हैं, रिपोर्ट को लगातार देख रहे हैं, आप फील्ड की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे थी और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते हुए दिख रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक लिया कि नहीं, ठीक बात है कि खट्टर साहब को हटा करके हम दूसरे किसी को लाते। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जहाँ जाट लैंड जिसे कहा जाता है, गैर जाट को कोई मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहाँ ट्रेंड के खिलाफ जाकर के कोई तैयार नहीं है, वहाँ 2-2 मुख्यमंत्री देकर के और तीसरी बार सत्ता में वापस लौट आती है। तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन की ही नहीं, उसके काम की भी जीत है। मैं कहता हूँ कि खर्ची और पर्ची वाली बात जो है उसकी भी जीत है। ये नौजवान किसान और क्या नाम है पहलवान की जो बात हो रही थी, थोड़ी देर के लिए मैं जो समझ पा रहा हूँ उसमें पहलवान को तो इन लोगों ने बरगला लिया था, पहलवानों का तो इनको समर्थन था, लेकिन नौजवान और किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और इन्होंने एकदम संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस नहीं हो सकती है हरियाणा में। इस नाते ये मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी। आलोक जी, चुनाव से जो पूर्व सर्वे आए थे वो भी आपके पक्ष में नहीं थे। एग्जिट पोल 3 दिन से हम लोग देख ही रहे थे। आज सुबह से जो तस्वीर बदली उसके पहले तो एग्जिट पोल के मुताबिक तब भी आप नहीं जीत रहे थे, लेकिन रिजल्ट ने तय कर दिया है कि साइलेंट वोटर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पसंद करता है और बीजेपी के साथ ही गया जिसने आपको सत्ता की कुंजी सौंपी। एक बार जरा फिर से बताएंगे, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा था। आलोक जी, चुनाव से पूर्व जितने भी सर्वे आए वो कोई भी सर्वे आपके पक्ष में नहीं था। एग्जिट पोल में 13 एजेंसियों ने सर्वे किया, उनमें से 12 एजेंसियों ने यह कहा कि 55 से 60 सीटें कांग्रेस जीत रही है, लेकिन उसके बाद भी सत्ता आप हासिल कर रहे हैं, यानी कि साइलेंट वोटर आपके साथ खड़ा दिखा। ये आपका कहना सही है। सारे एक भी सर्वे में किसी ने हमको जीत के करीब भी नहीं लाने का मौका दिया, और जितना अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा ये मुझे लगता है अपने आप में एक हतप्रभ कर देने वाली, चौंकाने वाली जीत है। इसका मतलब जो साइलेंट वर्क हमने किया जिससे जनता लाभान्वित हुई, वो चुपचाप अपना मन बनाए हुई थी। लेडीज ने अपना, महिलाओं ने मन बनाए रखा था कि हमको किसको वोट देना है, और वो सब चीज को परखती रही, समझती रही, सुनती रही, अंतो घंटा अपना मोहर कमल पर लगाकर हमें इस अप्रत्याशित जीत के लिए कामयाबी दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमने साइलेंट वर्क किए उसका हमें ये भरपूर लाभ मिला है समाज के सारे वर्ग के लोगों। जी ठीक है। अमित जी, एक सवाल आपसे, लेकिन जवाब बहुत छोटा सा चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले ही, कुछ ही महीनों पहले ही लोकसभा चुनाव हुए, उसमें जम्मू कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, उनको एक अलगाववादी नेता इंजीनियर राशिद 2 लाख से ज्यादा मतों से हरा देता है, और आज वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में पहुंच गया। तो ये इसका मतलब है कि कमबैक उन्होंने किया, और दूसरी तरफ हरियाणा में जीती बाजी कांग्रेस हार गई। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे कांग्रेस का जो अंतर्कलह था आलोक जी, वो सबके सामने जग जाहिर है, और वो अंतर्कलह लगातार जिस तरह डॉक्टर शैलजा जो है अपने वक्तव्यों के माध्यम से अपने जो बयानबाजी कर रही थी, आज भी उनका बयान सुनिए, चुनाव के पहले का बयान सुनिए, लगातार वो बयानबाजी कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि एक पूरे दलित समाज में कहीं न कहीं घोर निराशा का माहौल था, और कांग्रेस उस बात को समझ पाई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जो स्थान मिलना चाहिए था डॉक्टर शैलजा को, वो कहीं ना कहीं वो बना भी नहीं कर पाए। डॉक्टर शैलजा क्लेम कर रही थी कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बार बार कर रही थी। कहीं से भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ये नहीं कहा कि हाँ, हम डॉक्टर शैलजा को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उसका विरोध भी नहीं किया, ताकि जाट जो लैंड है, कहीं ना कहीं जाट समाज को भी खुश करना चाह रहे थे वो लोग। और ये दोनों जो अंतर्द्वंद थे, उस अंतर्द्वंद में कांग्रेस फंस गई, और इसी बात का फायदा 40% ओबीसी की एक प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरे हरियाणा में 40% ओबीसी है।
जिसपे नॉन जाट और जाट की जो लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर जो रहा वो बीजेपी उस पे जो है खेल गई, और कांग्रेस जो है सिर्फ उस बात को समझ पाए कि जो उनके अपने अंतर द्वंद चल रहे थे, जो अंतर कलह चल रही थी, सिर्फ उसी पेच में वो फंसे रहे। निश्चित तौर पे जो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हर व्यक्ति अपने पुत्र मोह में लगा हुआ, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी रहे हों, चाहे भले ही आदित्य सुरजेवाला जी चुनाव जीत गए हैं, चाहे हम दीपेंद्र हुड्डा जी की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा साहब की बात करें, वो लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर निकल ही नहीं पाए, और जिसकी वजह वो से कहीं ना कहीं 2 प्रभाव महीने रहा पहले उसका। बिल्कुल ठीक है अमित जी, आऊंगा आपके पास, चूंकि वक्त कम है, थोड़े थोड़े सवाल डॉक्टर सुनील और आलोक जी से भी ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। डॉक्टर सुनील, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, जवान, पहलवान, किसान, ये 3 मुद्दे कांग्रेस के पास थे। कांग्रेस जवान के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर जवानों को अपने साथ जोड़ने में नाकामयाब रही। किसानों का जो आंदोलन लंबे टाइम तक चलता रहा, उस मुद्दे को भी कैश कराने में नाकामयाब रही। पहलवानों का जो आंदोलन हरियाणा से लेकर दिल्ली की धरती तक होता रहा, उसको भी कैश कराने में नाकामयाब रही। 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी को भुनाने में नाकामयाब रही। अपनी संविधान की किताब खोल खोल कर चलते रहे, उसको भी कहीं ना कहीं कैश कराने में नाकामयाब रही। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी नाकामी है कांग्रेस के लिए, हरियाणा का इलेक्शन अगर जोड़कर देखें तो। जी बिल्कुल, मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात करते हुए ये कह रहा था, और मैं सुबह से यह बात कह रहा हूँ लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में ये चुनाव प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ा जाने वाला चुनाव था, और कांग्रेस के लिए अनुकूल थी परिस्थितियाँ। लगातार उनके पास मौके मिल रहे थे, उन्होंने लगातार लोगों को गोलबंद किया भी था। एग्जिट पोल आप देख रहे थे, एग्जिट पोल में कई बार 2 महीने पहले तक के सर्वे शामिल होते हैं। 2 महीने पहले की अगर बात करूं, मेरा भी कुछ ज़मीन से वास्ता है, ज़मीनी चुनाव की रणनीति वगैरह देखता सुनता रहता हूं, और कुछ एजेंसी वगैरह के संपर्क में रहता हूं जो कुछ राय वगैरह लेते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये दिख रहा था कि बहुत ही साधारण तरीके से अगर ये चुनाव लड़ते, अगर मन लगा करके और काम करते ग्राउंड पर, तो इनके लिए एक अवसर था। लेकिन उस अवसर को, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस अवसर को अपने हाथ से जाने दिया है। आप देखिए कि, और कांग्रेस की नीति में दिक्कत है। 11:30 बजे तक वही कांग्रेस के प्रवक्ता, वही कांग्रेस के लोग 5 अक्टूबर से और आज 12 साढ़े 11 बजे तक लगातार तमाम चीज़ों की तारीफ कर रहे थे, सरकार बनने की बात कर रहे थे, मिठाई खिलाने की बात कर रहे थे, जलेबी छान रहे थे। लेकिन 11:30 बजे के बाद फिर से ये लौट करके आते हैं कि ईवीएम में दिक्कत हो गई, इलेक्शन कमीशन धीरे रिजल्ट दे रहा है, ये कर रहा है। आप गलत जगह पर, हम बार बार गलत जगहों पर आप जा रहे हैं। आपको जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, एक और बात है, अनिल विज भी मुख्यमंत्री न बनने का दर्द सामने लेकर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा नहीं है कि नाराजगी नहीं है, कुछ लोगों को है, लेकिन वहां के नेतृत्व में यह दम है, और नेतृत्व पर यह भरोसा है कि नेतृत्व जिस पर उंगली रख देगी उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उसको पार्टी का एक डेकोरम है, उसको स्वीकार करते हैं लोग। यहाँ कोई डेकोरम नहीं है। आप देखते हो कि हुड्डा के दबाव में आकर के बीच चुनाव में, इलेक्शन कैंपेन शुरू होने के बाद आप शैलजा को बैकफुट पे ले जा करके छोड़ देते हो। आप कैसे वह मन लगा करके तैयारी करेगी, और किस तरीके से वो तमाम भाषणों से नदारद रहती है। राहुल गांधी के शुरुआती भाषण में रहती है, आगे के भाषणों में नहीं रहती है। 10 दिनों तक तो कैंपेन में नहीं थी। और आप लगातार इस तरह का, एक व्यक्ति है जो लगातार कह रहा है कि टायर्ड हूं, रिटायर्ड नहीं हूं, हाँ, और शैलजा उस तरीके से बातचीत कर रही है। शैलजा को आप पीछे कर दे रहे हो, टायर्ड रिटायर्ड को आगे कर दे रहे हो। वह जो पुत्र मोह में लगा हुआ है एकदम से, रणदीप सुरजेवाला का भी स्वर अलग ही चल रहा है, बेटे के चुनाव के अलावा कहीं नहीं जा रहा है। तो तमाम मौके थे, इन्होंने नहीं भुनाया। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को भी इनको देखना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी से कई जगह जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो तथाकथित तौर पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं कई राज्यों में नाराज रह रहे हैं। ये आयातित कार्यकर्ता उनके आ रहे हैं, आयातित नेता जो आ रहे हैं, उनके नाते वो नाराजगी रह रही है। लेकिन उसको आप विपक्ष उस अवसर को भुनाए तो। अशोक तंवर जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी में जाता है और चुनाव के दिन ऐन वक्त पे सुबह किसी और सभा में होता है और शाम को आपकी सभा में चला जाता है, और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आप इसी बात की आलोचना कर रहे हैं घूम करके चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी में तो बाहर से लोग आते हैं और डिटर्जेंट पाउडर हो गया है, वॉशिंग मशीन हो गया है, और साफ कर ले रहा है अपने में। आप भी तो वही कर रहे हो। जी जी जी। तो इन सब बातों की वजह से कांग्रेस हारी है। आलोक जी, हरियाणा तो आप जीत गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप सत्ता से दूर हो गए। आलोक जी,
आलोक जी आप हमारे साथ हैं ना? हाँ, आलोक जी, आप हरियाणा तो आपने जीत लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप सत्ता से बेदखल हो गए। देखिए, तो वहां जो जिस चीज को हम तुरूप का एक्का मान के चल रहे हैं, वो हमारे लिए आत्मघाती साबित हो गया। जो 370 35 से हम समझ रहे थे लोग इसको आत्मसात करके राष्ट्र हित में इसको मानकर हमारे साथ होंगे, लेकिन हमारे ऑपोजिशन के लोग उनको ये समझाने में सफल हो गए कि ये चीजें उनके लिए हानिकारक हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने समझा दिया था लोगों को कि हम आएंगे तो संविधान से सिरवाल करेंगे, हम आरक्षण को रद्द कर देंगे, लेकिन यहाँ भी वो कामयाब हो गए इसको समझाने में, और हमारी वहाँ कुछ नहीं चली। बल्कि जम्मू में हम जहाँ पर बहुत मजबूती से खड़े थे, वहाँ भी हम दूसरे पायदान पर फिसल गए। तो हमारी वहाँ पर जो भी नीतियाँ थी और जो भी हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो कहीं से भी उसको बल नहीं मिला, लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला, मैं इसको मानता हूँ। 370 हटने के बाद बहुत उम्मीद थी आप लोगों को कि अब जब भी यहाँ पर चुनाव होगा तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। है जिसको हम तुरूप का एक्का समझ रहे थे, वो हमारे लिए आत्मघाती हो गया। मैंने तो ओपनिंग में ही कह दिया ये बात जी। जिस चीज के दम पर हम चुनाव लड़ रहे थे, वो हमारा वही दम नहीं टिक पाया, वो फिसल गया। जी सही कह रहे हैं। अमित जी, आप मानते हैं इस बात को? जी आलोक जी, आप मानते हैं इस बात को? 370 को लेकर बहुत भरोसा था बीजेपी को कि वो उन्हें सत्ता में वापसी कराएगा, लेकिन 370 हटाए जाने का जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई भी फायदा बीजेपी को नहीं मिलता दिखा। देखिए आलोक जी, ये जो आत्मसात करने की बात कर रहे हैं, आत्मघात की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे जो घाटी में लोग हैं बहुत खुश हैं, और मोदी जी लगातार उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मोदी जी ने लगातार वहाँ पे रैलियां की हैं, और लोगों ने अपनी बात को रखा भी है, तरह तरह के मीडिया चैनलों में अपनी बात रखी है। लोकल लोगों ने ये बात कबूली भी है कि 370 और 35 हटने के बाद उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, जैसे आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अग्रवाल जो वहाँ पे जाती है उनको आरक्षण मिला। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोगों को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन बीजेपी को पलट में कुछ नहीं मिला। डॉक्टर सुनील, आपसे बस यस नो में बस 5 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा, क्योंकि वक्त मैं इसको इस तरीके से नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि कश्मीर में या घाटी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट है, लेकिन ये इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर उस पहल का स्वागत किया है कश्मीर के लोगों ने, घाटी के लोगों ने भी स्वागत किया है, लेकिन वोट प्रतिशत नहीं मिल पाना, वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा भी है बल्कि देखेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र बहाल हुआ, ये बड़ी बात रही। बहाल होना, और 20% जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए लोग हैं, जो आतंकियों के बॉस लोग हैं जी, उनके कान खड़े हो गए। बिल्कुल, ये बड़ी बात रही, और यही हमारी जीत है सबसे बड़ी। 20% जहां वोटिंग को लेकर फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। डॉक्टर सुनील, आपका शुक्रिया करूंगा, आलोक जी आपका शुक्रिया करूंगा, और अमित जी आपका भी शुक्रिया करूंगा। इन नतीजों से राजनीतिक दलों के लिए जो सबक है वो तो है ही, लेकिन इसने ये फिर एक बार फिर बता दिया है कि हमारा जो वोटर है वो किसी लहर या मीडिया के असर में नहीं आता, वो अपना फैसला सोच समझ कर करता है, और जो पार्टियां या मीडिया माहौल बनाने की कोशिश करती हैं उससे प्रभावित नहीं होता है। हरियाणा में सबके अनुमानों के झूठे साबित होने से ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज। नमस्कार। डेट आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफ़ा बुलाएंगे आपको अगली दफ़ा। We are touching the majority. Congress is getting majority. हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था। इट इज नो सरप्राइज।